दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बेरोजगारी के उस दर्द का जिक्र हम आपसे करने जा रहे हैं जिस दर्द को इससे पहले भारत ने कभी देखा नहीं है, कभी उसका सामना किया नहीं है। भारत के भीतर कई बार अर्थव्यवस्था डगमगाई, रोजगार नहीं पैदा हो पा रहे थे, बेरोजगारी हुई और इन सब के बीच संकट भारत के भीतर गहराया है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, जब दुनिया भर में संकट गहराया है और कमोवेश हर देश में, हर विकसित देश में, हर विकासशील देश के भीतर में अपने तरीके का संकट रोजगार को लेकर पैदा हो चला है, तो ऐसे में जो करोड़ों लोग दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के लोग रोजगार कर रहे थे, उनके रोजगार पर जब आंच आनी शुरू हो चुकी है तो अब वो क्या करेंगे? और जब वो भारत लौटेंगे तो भारत के पास कौन सा प्लान है, ऐसी कौन सी योजना है, ऐसा कौन सा रिसर्च पेपर या ब्लूप्रिंट भारत सरकार ने तैयार किया है जिसके आश्रय कहा जा सके कि आने वाले वक्त में सरकार सामना करने को तैयार है? भारत सरकार की मुश्किल यही है कि किसी तरीके का कोई ब्लूप्रिंट रिसर्च के आधार पर वो तैयार नहीं करती है। इसका जिक्र हमने कल भी किया था कि किस तरीके से सरकार का खजाना खाली है और वो महंगाई भत्ता इस बार नहीं देगी। इतना ही नहीं, जनवरी में जो 4% ड्यूरेबल अलाउंस यानी महंगाई भत्ता दिया गया था उसे भी वापस ले लेगी। और आज सरकार ने यह निर्णय ले दिया, यानी लगभग 54 लाख सरकारी कर्मचारी, 60 लाख पेंशनधारी, यानी कुल मिला के 1 करोड़ से ज्यादा की बड़ी तादाद इससे प्रभावित होगी। दुनिया के किसी भी देश में पेंशनधारियों की रकम को भी ना दिया जाए जिसका ऐलान हो चुका होता है, ऐसी स्थिति दुनिया के किसी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमारे पास कोई प्लान नहीं है क्या? और जिस संकट से हम आपको आज रूबरू कराने जा रहे हैं उसमें पहले एक चीज समझ लीजिए, हमने देखा रिवर्स माइग्रेशन क्या होता है, दोबारा लोग कैसे गांव की तरफ लौट रहे हैं। शहर में इंडस्ट्री बंद है, फैक्ट्री बंद है, हर तरह का कामकाज अगर ठप है, लॉकडाउन की स्थिति है, तो उनके लिए 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं की व्यवस्था करा दी हमने। और उसके बाद क्या ये मान लिया कि पैकेज हो गया? जी नहीं। अब जो संकट आएगा ये संकट कहीं ज्यादा भयावह है। ये पढ़े लिखो लोगों का संकट है, यह उन प्रोफेशनल्स का संकट है जिनका मान दुनिया के भीतर है। यह अब उस तबके का संकट है जिस तबके ने अभी तक भारत की परिस्थितियों को सिर्फ बाहर से देखा है, वहां की पूंजी से अपने घरों में पैसा भेजा है और वहां पर किसी भी तरीके का जिंदगी उन्होंने जी है, तो लेकिन रोजगार वहां पर उन्हें उपलब्ध था। अब वहां से जब रोजगार खत्म हो रहे हैं, रोजगार छिन रहे हैं, इतना ही नहीं, मार्च का भी पेमेंट नहीं हुआ है, अप्रैल का भी पेमेंट नहीं होगा, हवाई जहाज शुरू होंगे तो उसके बाद हर कोई भारत लौटना चाहेगा। कितनी बड़ी तादाद है ये, आपने कल्पना की है? मुश्किल सवाल है। तो आइए जरा समझने की आज कोशिश कीजिए कि क्यों हमारे सामने एक ऐसी अंधेरी गुफा सरकार ने लाकर खड़ी कर दी है जिससे जरिए लगता है कि वाकई इस देश के पास कोई प्लानिंग नहीं है क्या, और उस प्लानिंग के साए तले अब कैसी स्थिति आने वाली है। एक एक पन्नों के साथ, एक एक तथ्य के साथ, एक एक फैक्ट शीट के साथ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के साथ जरा इस बात को आज समझने की कोशिश कीजिएगा, यह कौन सा संकट है। भारत में के लोग सबसे बड़ी तादाद में दुनिया के किसी हिस्से में नौकरी करते हैं। इसमें एक हिस्सा दिमाग में अपने जरूर रखिएगा, ये कोई रईस लोग नहीं है, ये वर्कर्स हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे गांव से चलकर दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु वर्कर पहुंचता है, वो कंस्ट्रक्शन मजदूर कहीं पर हो जाता है, कहीं दिहाड़ी मजदूरी करता है, कहीं किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ जाता है। ठीक इसी तरीके से भारत से निकलकर दुनिया के अलग अलग देशों में बड़ी तादाद में भारत के मजदूर हैं। और दुनिया के सबसे ज्यादा मजदूरों की तादाद जो माइग्रेटेड वर्कर है उसमें भारत का ही नंबर सबसे अव्वल आता है। और भारत के ही वो मजदूर हैं जो सबसे ज्यादा दुनिया के बाजार से पैसा भी कमाते हैं। और अब उस पर ब्रेक लग रही है, नौकरियां जा रही है। कौन सी स्थिति होगी? और जब फ्लाइट्स चलनी शुरू होगी तो वो अपने देश लौटेंगे, तो यहां क्या लेकर लौटेंगे? क्या स्थिति है इसकी? आइए जरा इस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो यह बता दें कि दुनिया भर में भारत के तकरीबन
2,81,98,352 लोग हैं जो पासपोर्ट के साथ दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे हैं। उसमें से एक बड़ा तादाद एनआरआई के तौर पर पहचान पाता है, दूसरा इंडियन ओरिजिन के लेबर के तौर पर ही जिसकी पहचान होती है। और इसमें सबसे बड़ी तादाद में लोग अरब वर्ल्ड गए हैं। अरब वर्ल्ड में तकरीबन 90 लाख भारतीय रहते हैं जो मजदूरी करते हैं, और फिलहाल स्थिति यह है कि वहां पर 2-3 काम छोड़कर बाकी सारे काम ठप हो गए हैं। गैस का काम हो रहा है, तेल का काम हो रहा है, कुछ निर्माण का कार्य हो रहा है, बाकी सारे काम बंद हो गए हैं। और इनसे जुड़ा हुआ तबका जो है, जो निर्माण, तेल और गैस से जुड़ा हुआ तबका है, इस 90 लाख में से उनकी तादाद सिर्फ 21,90,000 है। बाकी अलग अलग हिस्सों में थे, उनके पास कोई काम नहीं है। उनकी स्थिति क्या होगी? और उसमें अगर सिलसिलेवार तरीके से समझना शुरू कीजिए तो यूनाइटेड अरब अमीरात में 34,25,144 भारतीय हैं, और यूएई ने अभी रेगुलेशन पास किया है। इसकी जानकारी आपको मिलेगी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो वर्ल्ड फैक्ट बुक है, जो अमेरिकन कंपनी है, उसके जरिए ये बात सामने आई है कि यूएई ने रेगुलेशन पास किया है कि कंपनियां चाहे तो गैर नागरिक कर्मचारी को या तो पेड या अनपेड लीव पर भेज सकती है, और गैर नागरिक किसी भी तरीके से उसको कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा। यह गैर नागरिक का मतलब है जो लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए, और भारतीयों की तादाद सबसे ज्यादा है। यूनाइटेड अरब अमीरात में, जहां पर हमने जानकारी दी, 34 लाख भारतीय काम कर रहे हैं। सऊदी अरब 25,94,947 भारतीय वहां काम करते हैं। कुवैत में 10,29,861 भारतीय काम करते हैं। ओमान में 7,81,141 भारतीय काम करते हैं। कतर में 7,45,775 भारतीय हैं, और बहरीन में 3,26,658 भारतीय हैं। ये कमोवेश सब मिला दीजिएगा तो 89,03,526 इंडियंस जो हैं वो अरब वर्ल्ड के भीतर में काम कर रहे हैं। सवाल सिर्फ अरब वर्ल्ड के संकट का नहीं है, वहां पर किस तरीके से संकट गहराया। संकट तो अमेरिका में भी गहरा चुका है, ब्रिटेन में भी, सिंगापुर में भी, मलेशिया में भी, इटली में भी, जर्मनी में भी, फिलीपींस में भी, और भारत के संयोग से सबसे बड़ी तादाद में जिन देशों का हमने नाम लिया वहीं रहते हैं। तकरीबन 36 लाख लोग इन्हीं जगहों पर रहते हैं। अमेरिका में रहने वालों की तादाद तकरीबन 4.5 लाख इंडियंस की है। ब्रिटेन की तादाद लगभग 17,64,000 इंडियंस ब्रिटेन में रहते हैं। सिंगापुर में 6.5 लाख इंडियंस रहते हैं। मलेशिया में 2,27,950 इंडियंस रहते हैं। इटली में 2,03,000 इंडियंस रहते हैं। जर्मनी में 1,85,000 इंडियंस रहते हैं। फिलीपींस में 1,20,000 इंडियंस रहते हैं। ये लाखों की तादाद है जो इन देशों में रहती है। इन बातों का हम जिक्र आपसे अभी क्यों कर रहे हैं? इन बातों का महत्व इसलिए भी समझने की कोशिश कीजिए कि दुनिया में जितनी बड़ी तादाद में अलग अलग देशों से काम करने वाले लोग कमा पाते थे, उसमें झटके में $100 बिलियन की कमी आ गई है सिर्फ मार्च के महीने में। अप्रैल का महीना इसमें नहीं जोड़िएगा। स्थिति इतनी नाजुक हो रही है। मसलन 2018 में दुनिया भर के जो लोग थे वह अपने तौर पर जो कमाते थे उसमें सबसे ज्यादा भारत के लोगों की ही कमाई थी। दुनिया भर के लोगों को लगभग $690 बिलियन की कमाई 2018 का डाटा हम आपको बता रहे हैं। अभी 19-20 पर आएंगे। जरा समझने की कोशिश कीजिए। 2018 का जो यूनाइटेड नेशन के माइग्रेशन रिपोर्ट बतलाती है, $689 बिलियन सिर्फ माइग्रेंट्स कमाते थे। उसमें से सबसे ज्यादा भारत के माइग्रेंट्स कमाते थे, लगभग $78.6 बिलियन। और इसका मतलब यह हुआ कि भारत की तादाद माइग्रेटेड वर्कर्स की दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो यह कितनी तादाद है? यह 1,75,00,000 है जो वर्कर के तौर पर दुनिया के अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, और वो कमा रहे थे $78.6 बिलियन। 2020 का जो आंकड़ा, अब प्रोजेक्टेड आंकड़ा भी आ रहा है, उसके मुताबिक पिछले साल लगभग $714 बिलियन की कमाई थी दुनिया के तमाम माइग्रेंट्स वर्कर की। इस बार वो घटकर $572 बिलियन की हो जा रही है, यानी लगभग 20% नीचे जा रहा है। यह सिर्फ
मार्च तक की स्थिति है। अप्रैल के बाद स्थिति और बिगड़नी शुरू होगी और माना जा रहा है कि अप्रैल मई जून तक आते आते सिर्फ अमेरिका में लगभग 3 करोड़ 70 लाख नौकरियां चली जाएंगी। अब आपके जहन में सवाल होगा 3 करोड़ 70 लाख जॉब्स जो जाएगी उसके हिस्से में समझने की कोशिश कीजिए किस किस फील्ड में जा रही है। और उसके बाद लगभग उसके भीतर का सच यह है जो ये वॉक्स की रिपोर्ट कहती है, लगभग 3.5 करोड़ लो इनकम है। और इस लो इनकम के भीतर का सच यह है कि मैक्सिमम माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिसमें इंडियंस की तादाद सबसे ज्यादा है। ये लौटेंगे, कल विमान शुरू होगा, ये सभी लोग लौटेंगे। और अगर इसको सिलसिलेवार तरीके से आप समझना चाहते हैं तो फूड एंड ब्रेवरेज सर्विस में लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोग काम करते हैं। जहन में रखिएगा, ये ओवरऑल हम आपको बतला रहे हैं जो अमेरिका में जिनके सामने संकट आ रहा है। ओवरऑल बताने के भीतर का सच यह है कि इसमें मैक्सिमम इंडियंस हैं। क्लॉथिंग एंड रिटेल सेक्टर में 65 लाख वर्कर्स हैं। सपोर्ट एंड एकोमोडेशन सर्विस में 58 लाख वर्कर्स हैं। ऑटोमोबाइल सर्विस में 44 लाख वर्कर्स हैं। एजुकेशन के फील्ड में 37 लाख वर्कर्स हैं। ट्रैवल एंड अट्रैक्शन में 32 लाख वर्कर हैं। मेंबरशिप एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन में 30 लाख वर्कर हैं। स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंटशिप में 20 लाख वर्कर हैं। रियल एस्टेट में लगभग 14 लाख वर्कर हैं। और इतनी बड़ी तादाद में अगर हर के सामने संकट आ रहा है, यह संकट एविएशन और क्रूज से भी हटकर है, यह होटल के उस पूरे चेन से हटकर है जिन बातों का हम अभी आगे आपसे जिक्र। ये लोग लौटेंगे तो अपने अपने देश ही। इसमें भारत सबसे नंबर 1 पर है। भारत के बाद चाइना आता है लेकिन ये काफ़ी नीचे है। चाइना के बाद मैक्सिको आता है जो उसके भी बहुत नीचे है। लेकिन भारत के सबसे ज़्यादा लोग यानी 1 करोड़ 75 लाख इंडियंस अगर दुनिया के अलग अलग देशों के भीतर में है। और अमेरिका ने अपने तौर पर जो जानकारी दी, यह भी समझिए, अमेरिका ट्रंप ने इस बात का जब कहा कि अब वहां पर जो ग्रीन कार्ड अप्लाई करने वाले थे यानी परमानेंट रेजिडेंट के लिए, वह 2 महीने 3 महीने के लिए टाला जा रहा है, अब उसको नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से एक एम्प्लॉयमेंट बेस्ट होता है जिसको ईबी वीजा कहते हैं। इसमें आपको वहां जाकर निवेश करना पड़ता है और आपको कम से कम 10 जॉब क्रिएट करने वाली होती है। भारत में बहुत बड़े तबके के पास इतना पैसा है कि वो अमेरिका जाके निवेश भी करता है, वहां पर 10 से ज़्यादा जॉब भी क्रिएट कराता है और वहां का परमानेंट रेजिडेंट भी हो जाता है, उसको तुरंत मिल जाता है। लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति यह है कि जब इन सब पर रोक लग गई तो आपको यह भी जानना होगा कि इस समय जो H1B वीज़ा जो रजिस्ट्रेशन के लिए मौजूदा वक्त में अमेरिका के सामने है, वह 2,75,000 आवेदन 2020 में यानी इस बरस अमेरिका के सामने आए हैं। और उसमें से लगभग 2 लाख इंडियंस ने ही अप्लाई किया है, यानी 67.7% इंडियंस हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था। अब उस पर भी रोक लग गई। सब इंडियंस इंडिया में लौटेंगे। जो इंडिया से बाहर जाना चाहते थे अब वो जा नहीं पाएंगे। कमोवेश ये स्थिति है जिस होटल चेन की हम आपसे जिक्र कर रहे थे, OYO, ये चाइना की एक होटल चेन है और इसमें लगभग गिरावट जो 60 से 70% गिरावट आई, तो उसने अमेरिका में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों को 4 महीने बिना वेतन छुट्टी दे दी है। वेतन नहीं देंगे, नौकरी से भी नहीं निकालेंगे, लेकिन 4 महीने आप खुद जीना शुरू कीजिए, हम पैसा नहीं देंगे। तो क्या अमेरिका में रहते हुए 4 महीने वो कैसे कमाएगा खाएगा? जाहिर है जैसे ही विमान शुरू होगा वापस लौटेगा। और जिनको नोटिस नहीं दिया गया उनको 25% वेतन की कटौती कर ली गई है। और इसी तरीके से भारत के दुनिया के अलग अलग देशों में लोग हैं। आप अमेरिका और उधर नहीं भी जाना चाहते हैं, अगर बांग्लादेश के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बांग्लादेश के भीतर भी तकरीबन 10,000 इंडियंस काम करते हैं। और सबसे बड़ा तबका इंडियंस का जो बांग्लादेश में काम कर रहा है वह टेक्सटाइल और कपड़े से जुड़ा हुआ काम कर रहा है। और फिलहाल स्थिति यह है कि बांग्लादेश जो दुनिया के अलग अलग देशों में इंटरनेशनल ब्रांड जो उसका कपड़ा था उसको तकरीबन 3 अरब 17 लाख डॉलर के ऑर्डर रद्द हो गए हैं। 1.5 करोड़ लोगों की आजीविका बांग्लादेश में खतरे पर आ गई है जो इस टेक्सटाइल से जुड़े हुए थे। और उसमें जो 41 लाख लोग जो डायरेक्ट काम कर रहे थे उसमें एक बड़ी तादाद इंडियंस की भी थी। एवरेज हालांकि यहां बहुत सस्ता है, 8 से 9 हजार रुपए ही महीने मिलता था। लेकिन स्थिति जब दुनिया में ये आ गई है तो हर जगह काम बंद हो रहा है। और इन कपड़े वालों को कहा गया है कि आप इसको सैनिटाइज करके भेजिए। सैनिटाइज करके कैसे भेजेंगे किसी को नहीं पता है।
अरब वर्ल्ड में स्थिति है कि कोरोना से नहीं भूख से मर जाएंगे, ये रिपोर्टिंग हो रही है दुनिया के अलग अलग न्यूज़ चैनल में। भारत में ये नहीं दिखाया जाता है। भारत में तो न्यूज़ चैनल यह भी नहीं दिखा पाते हैं कि मजदूर भी ये कहते हैं कि कोरोना से बाद में मरेंगे, भूख से हम पहले मर जाएंगे। जबकि इंटरनेशनली तरीके से अब माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में, चाहे वो CNN हो, BBC हो, अल जजीरा हो, कितने भी न्यूज़ चैनल हो, आप ध्यान दीजिएगा उस पर इस तरह की रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई है किस किस तरह का संकट है। और इसके ठीक पैरेलल में भारत के भीतर का अनएम्प्लॉयमेंट ये और घातक है। एक अनएम्प्लॉयमेंट बाहर से आ रहा है, एक अनएम्प्लॉयमेंट हमारे भीतर का है। हमारे भीतर के अनएम्प्लॉयमेंट में मौजूदा वक्त में वायरस का चक्कर सिर्फ नहीं है। जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। 2016-17 में, 3 साल पहले आपको ले गए, उस समय लगभग भारत में 40 करोड़ 61 लाख लोग काम करते थे। 17-18 में इसमें 2 लाख की कमी आ गई और उसके बाद 50 लाख लोगों की कमी आ गई 18-19 में, और यह घटकर हो गया 40 करोड़ 9 लाख। इस तरीके से कमी आई और 19-20 में सिर्फ 27 लाख लोगों को रोजगार मिला। और आंकड़ा मौजूदा वक्त में भारत का जो रोजगार का था इस लॉकडाउन से पहले का, वह लगभग 40 करोड़ 38 लाख का था। लॉकडाउन ने एक लिहाज से सबको स्टैंड स्टिल कर दिया, खड़ा कर दिया। लेकिन भारत के भीतर का सच क्या है? यह CMI के डायरेक्टर की एक रिपोर्ट है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि दरअसल भारत में 15 बरस की उम्र पार करते ही व्यक्ति मजदूर हो जाता है और हर महीने इस देश में लगभग 20 लाख लोग मजदूर होते हैं जो 15 साल से पार कर रहे हैं। यानी एक साल में तकरीबन 2.5 करोड़ मजदूर तैयार हो जाते हैं। और नौकरी दे पाने की स्थिति में हम कितने आए? 27 से 30 लाख सिर्फ हम मैक्सिमम नौकरी इस बीते 6-7 सालों के भीतर में दे पाए हैं, सिर्फ 18-19 और 19-20 के बीच में। इसका मतलब है बाकी लोग कहां जाते हैं? बाकी लोग किसान में लग जाते हैं, छोटे ट्रेडर हो जाते हैं, कुछ स्किल्ड होते हैं तो वो काम करते हैं, कुल मिला के बाकी सड़क पर होते हैं। और भारत के भीतर दुनिया का अनूठा सच है कि यहां लोग प्रोफेशनली अपने तरीके से काम करते हैं, जिसे जो काम आता है उस काम में लग जाता है। लेकिन इसका दूसरा सच ये है कि अप्रैल के बाद से लॉकडाउन की परिस्थिति इस देश के भीतर में सब कुछ खत्म कर चुकी है। और खुद CMI का ये डाटा बताता है कि दरअसल जिनके पास काम होता है उनके पास कुछ भी जमा करने के लिए नहीं होता है, कमाते हैं और खाते हैं। यह स्थिति गांव में भी है और यह स्थिति शहर में भी है। उसकी पूर्ति कैसे कोई करेगा यह कोई नहीं जानता है। यानी पहली बार दिहाड़ी ही बंद नहीं हुई, पहली बार लॉकडाउन ने खरीदारी खत्म नहीं की, तो दुनिया के सामने अलग अलग तरीके का संकट जो आया है इसने कई कैटेगरीज में हर लोगों को, हर देश को खड़ा कर दिया है। भारत की स्थिति यह है कि यहां बेरोजगारी बढ़ेगी, यहां भूखमरी की स्थिति आ सकती है, यहां पर न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार पर आपको निर्भर रहना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं बचेगा। एक बड़ा तबका, अभी हम बहुसंख्यक तबके का जिक्र कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड की स्थिति यह है जो कि डेवलप स्टेट है और जिन राज्यों में या जिन देशों में भारत के मजदूर काम करते हैं जो अब लौटेंगे, वो क्यों लौटेंगे? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लगभग बंद हो चला है। जो शेयर मार्केट था, यानी जिनके पास पैसा था, भारत में भी ऐसा एक तबका है जिसके पास पैसा है, वो शेयर मार्केट के जरिए अपने आप को कमाता था। शेयर मार्केट कोलैप्स कर रहा है। शेयर मार्केट के भीतर का सच यह है कि अब वहां पर इन्वेस्ट करने की स्थिति में कोई इन्वेस्टर नहीं आ पा रहा है। और भारत में तो यूं भी नहीं आता है क्योंकि उसके ऊपर जो टैक्स लग जाता है उसकी एक अजीबोगरीब कहानी है। जो टैक्स लगाता है पहले उसको टैक्स देना पड़ता है जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो कंपनी है, उसके बाद जो डिविडेंड यानी जो प्रॉफिट आता है उस पर टैक्स देना पड़ता है, वह लगभग 5 से 45% है। उसके बाद टैक्स देने के बाद जब वो अपनी कंपनी में पैसा डालता है तो इंडिविजुअल लेवल पर टैक्स देना पड़ता है। भारत में इसीलिए इन्वेस्टर नहीं पैसा लगा रहे हैं। और यह स्थिति क्यों क्रिएट हुई थी? इसके पीछे भी अनप्लान्ड स्थिति है, कोई सोच ही नहीं थी। कहा गया कि भारत में जो शेयर मार्केट से जुड़ी बड़ी कंपनियां और इन्वेस्टर हैं वो जॉब पैदा करेंगे। जॉब पैदा वो पैसे के बल पे कैसे चीजों को क्रिएट कर सकते हैं अगर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? तो हुआ यही, टैक्स उन पर लगा दिया गया। जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उनका टैक्स माफ कर दिया गया। सोचा गया कि उनसे कुछ नौकरी मिलेगी, कुछ नौकरी पैदा हुई भी होगी। लेकिन आज की स्थिति में अब वो नौकरी कैसे देंगे? यानी हमारे पास कोई प्लान नहीं था। तो अब फॉरेन इन्वेस्टर्स गायब हैं, वो पैसा जितना है निकाल ले जा रहे हैं। यहां के जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा लगाने को तैयार नहीं है।